सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. आजच्या जागतिक इंडिजिनियस पीपल डे, जागतिक मूल निवासी दिवस च्या औचित्यातून आमच्या महाविद्यालयाच्या विद्यार्थी विकास विभाग आणि राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग अंतर्गत आमच्या महाविद्यालयामध्ये एक वेबिनारचं या ठिकाणी आयोजन करण्यात आलेलं आहे. आणि ह्या वेबिनारच्या माध्यमातून या ठिकाणी जागतिक आदिवासी दिवस हा साजरा केला जाणार आहे, साजरा होत आहे. तर या कार्यक्रम प्रसंगी उपस्थित असलेल्या सर्व मान्यवरांचं आणि विद्यार्थ्यांचं मी महाविद्यालयाच्या वतीने आणि राष्ट्रीय सेवा योजना आणि विद्यार्थी विकास विभागाच्या वतीने हार्दिक स्वागत करतो. तर आजच्या आपल्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आपल्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर टी.एम. पाटील सर हे अध्यक्षस्थान त्या ठिकाणी भूषविणार होते, परंतु प्राचार्यांच्या काही प्रशासनिक आणि महाविद्यालयीन कामामुळे ते या ठिकाणी उपस्थित राहू शकले नाहीत. तर मी आज आपल्या महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य आणि ज्येष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर डी.ए. पाटील सर यांना या ठिकाणी विनंती करतो की त्यांनी आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्षस्थान स्वीकारावे अशी मी त्यांना विनंती करतो. ओके. यानंतर आजचा जो आपला कार्यक्रम आहे, तर ह्या कार्यक्रमामध्ये आदिवासी दिन हा का साजरा केला जातो, आदिवासी दिनाची आदिवासी लोकांची जीवन पद्धती कशी आहे, त्यानंतर आदिवासी दिवस युनोने साजरा करण्यामागचे कारण काय, तर ह्या विषयावर आमच्या विद्यार्थ्यांना आणि आदिवासी दिवसाचं महत्त्व जे आहे ते आदिवासी दिवसाचं महत्त्व हे जगभर का साजरा केला जातो ते कळावं, ते समजावं, त्या दृष्टिकोनातून हा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे. तर मी अधिक जास्त वेळ न घेता विद्यार्थी विकास विभागाचे प्राध्यापक सचिन जाधव सर यांना विनंती करतो की त्यांनी प्रास्ताविक आणि आजच्या उद्घाटन समारंभाचे जे आपले वक्ते आहेत तर त्यांचं त्या ठिकाणी परिचय करून द्यावा. ओव्हर टू यू जाधव सर. थँक्यू सर. आवाज येतोय सर? हो येतोय सर. 9 ऑगस्ट जागतिक आदिवासी दिन. या दिनानिमित्त आमच्या महाविद्यालयात या वेबिनारचे आयोजन करण्यात आलेलं आहे. या वेबिनारसाठी उपस्थित महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य डॉक्टर बी.ए. पाटील सर जे या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आहेत. त्यानंतर या ठिकाणी NSS कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर S.S. पाटोळे सर, तसेच या ठिकाणी जॉईन झाले का, खरं तर या कार्यक्रमाला मुख्य मार्गदर्शक जे आहे डॉक्टर भारती वळवे मॅडम, तर यांचं मी प्रथमतः या ठिकाणी स्वागत करतो. खरं तर आदिवासी दिन, आदिवासी या नावाला एक प्राचीन इतिहास आहे. आणि आदिवासी हा शब्द ज्यावेळेस आपण हे करतो, उच्चारला जातो, तर त्यावेळेस आपल्यासमोर जी एक इमेज येते की दऱ्याखोऱ्यात राहणारा असेल, डोंगर दऱ्यात राहणारा, उबडधबड चेहऱ्याचा असा एखादा व्यक्ती, असं एक आपल्या समोर एक व्यक्तिमत्व उभं होतं. एक मिनिट. आज जगाच्या पाठीवर ज्या काही कला आहेत, तर या ठिकाणी या सर्व ज्या अस्तित्वात असलेल्या कला आहेत यांचा उद्गाता जो आहे तर तो खरं म्हणजे आदिवासी आहे. परंतु या ठिकाणी या विविध कलांचा उद्गाता असून देखील आदिवासी समाजाला या ठिकाणी मागे पडला आहे. आणि म्हणून 1993 मध्ये संयुक्त
राष्ट्रसंघाने जागतिक आदिवासी समुदायाच्या अधिकाराच्या रक्षणार्थ या ठिकाणी 1993 जे आहे हे वर्ष जागतिक आदिवासी वर्ष म्हणून जाहीर केलं आणि तेव्हापासूनच 9 ऑगस्ट हा दिवस जो आहे हा जागतिक आदिवासी दिन म्हणून साजरा करण्यात यावा असं या ठिकाणी जाहीर करण्यात आलं होतं. या ठिकाणी प्रास्ताविकासाठी एक छोटीशी कवितेच्या माध्यमातून मी माझं प्रास्ताविक जे आहे ते हे मांडू इच्छितो. या ठिकाणी वेगळी तुझी बोली भाषा, धर्म तुझा आगळा, लाकडाचा केला नांगर अन स्वतः बैल झाला, ओबडधोबड जमीन कसत मैलोमैल चालला, सर्वांआधी जन्मला तरी माग कसा राहिला, होताच भोळा अंगात नाना कला, अफाट कल्पनाशक्तीने फुलवलास मळा, देवाचा हा हिरवा निसर्ग तू जन्मापासून पूजला, सर्वांआधी जन्मला तरी माग कसा राहिला, इतिहास रचला गेला लिहिला गेला पण तुझा उल्लेख ना कुठे दिसला, गड जिंकले गेले तुझा इतिहास मात्र गाडला, सर्वांआधी जन्मला तरी माग कसा राहिला. या जागतिक आदिवासी दिनाचं आयोजन जे आहे तर खरं आयोजन करण्यामागचा खरा उद्देश हाच असतो की जी नवीन पिढी आहे तर यांच्यामध्ये या विविध जे दिवस साजरे होत असतात तर त्यांचं या ठिकाणी महत्त्व जे आहे तर ते लक्षात यायला पाहिजे आणि म्हणून त्या दृष्टिकोनातून जागतिक आदिवासी दिन जो आहे तो या ठिकाणी साजरा करण्यात येतो. या ठिकाणी या कार्यक्रमासाठी उपस्थित आजच्या कार्यक्रमाच्या ज्या प्रमुख मार्गदर्शक आहेत डॉक्टर भारती वळवे मॅडम यांचा परिचय करून द्यायचा झाला तर मॅडम ज्या आहेत MA हिंदी, BEd, नेट, सेट, PhD, नेट आणि सेट दोन्ही एक्झाम पास आहेत आणि PhD देखील आहेत. त्याचबरोबर मॅडम PhDच्या मार्गदर्शक म्हणजेच रिसर्च गाईड देखील आहेत. त्या ठिकाणी मॅडमनी राष्ट्रीय स्तरावर आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विविध रिसर्च पेपर शोध निबंध जे आहेत ते प्रकाशित केलेले आहेत. त्यानंतर मॅडमचं उषा प्रियवंदा के साथ साहित्य में नारी हे पुस्तक देखील मॅडमांनी या ठिकाणी लिहिलेलं आहे. मॅडम सध्या किसान विद्याप्रसारक SPDM महाविद्यालय शिरपूर या ठिकाणी हिंदी विभाग प्रमुख म्हणून कार्यरत आहेत. तर असे अष्टपैलू व्यक्तिमत्व असलेल्या मॅडमांना मी या ठिकाणी विनंती करतो की त्यांनी आम्हाला मौलिक मार्गदर्शन करावे. मॅडम आवाज येतोय ना? हां येतोय. आवाज येतोय मॅडम एवढा मोठा परिचय करून दिला त्याच्याबद्दल धन्यवाद सर. सुरुवातीला सर्वांना नमस्कार. सर्वप्रथम जागतिक आदिवासी दिनाच्या व क्रांती दिनाच्या आपल्याला सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. शिंदखेडा महाविद्यालय व कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ जळगाव संलग्नित विद्यार्थी विकास विभाग आणि राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग आयोजित जागतिक आदिवासी दिन कार्यशाळेचे अध्यक्ष माननीय उपप्राचार्य डॉक्टर DA पाटील सर, राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी प्राध्यापक डॉक्टर SS पाटोळे सर, विद्यार्थी विकास अधिकारी प्राध्यापक SK जाधव सर, हिंदी विभाग प्रमुख प्राध्यापक डॉक्टर आशा कांबळे व उपस्थित महाविद्यालयाचे सर्व प्राध्यापक वृंद व विद्यार्थिनी मित्रमैत्रिणी. 9 ऑगस्ट जागतिक आदिवासी दिन म्हणजेच क्रांती दिवस म्हणून संयुक्त राज्य अमेरिकेने 1944ला घोषित केलेला हा दिवस आजपर्यंत फक्त दिवस म्हणूनच साजरा केला जातो. युनोचा उद्देश वेगळा होता, कारण आधीपासून वास करणारा हा समाज उपेक्षित, आपल्या अधिकारांपासून वंचित, कुठेतरी डोंगरामध्ये दऱ्याखोऱ्यांमध्ये वास्तव्य करून राहत होता. अशा या समाजाला दुसऱ्या सभ्य समजल्या जाणाऱ्या समाजाशी जोडावे व त्याला या प्रवाहात आणण्यासाठी हा दिवस घोषित केला गेला. आज या कार्यशाळेच्या माध्यमातून समाजातील जे उपेक्षित समजले जाणारे घटक आहेत त्यांची ओळख व त्यांचे सामाजिक जीवन
याची माहिती आपल्याला कळेल. मला आपले विचार तुमच्यासमोर मांडण्याची जी संधी या महाविद्यालयातील प्राचार्य व संयोजकांनी दिली त्याबद्दल मी त्यांचे मनापासून आभार मानेल. आतापर्यंत साहित्याच्या व्यतिरिक्त आदिवासी समाजाची जी छबी आपल्यासमोर मांडण्यात आली ती म्हणजे एक मनोरंजनात्मक साधन म्हणून किंवा एक शोपीस म्हणून, आणि त्यामुळेच कदाचित हा समाज न्यूनगंडतामुळे सभ्य समजल्या जाणाऱ्या समाजापासून दूर गेला व आज त्यामुळेच त्याच्या अस्तित्वावर प्रश्न उठू लागले. आदिवासी समाज म्हटला म्हणजे चेहऱ्यावर, शरीरावर विचित्र रंगरंगोटी केलेला, अर्धनग्न स्थितीत असलेला, वाद्याच्या तालावर बेधुंद नाचणारा असेच काही चित्र आजपर्यंत समाजापुढे उभे करण्यात आले. परंतु या समाजाची आपली एक वेगळी ओळख आहे हे त्यालाही माहीत नाही किंवा ही ओळख कोणी त्याला पटवून देण्यासही तयार नाही. म्हणूनच त्याच्या अस्तित्वावर आज प्रश्न उठवले गेले. आदिवासी समाजाच्या विविध जाती प्रत्येक प्रदेशात राहत आहेत. त्यांच्या रूढी परंपरा थोड्याफार फरकाने वेगवेगळ्या दिसतात, परंतु थोड्याफार फरकानेच बऱ्याच ठिकाणी त्याच्यात आपल्याला साम्य दिसून येतं. आता आदिवासी समुदायाच्या काही प्रमुख जाती आहे ज्या विविध प्रदेशात राहतात, तसं जाट, गोंड, मुंडा, खडिया, हो, बोडो, भील, खासी, सहरिया, संताल, मीना, उराव, परधान, बिठोर, पारधी, टोकरे कोळी, महादेव कोळी, मल्हार कोळी, टाकणकार अशा विविध जाती आपल्याला भारतामध्ये आढळून येतात. आता आपण धुळे जिल्ह्यात राहतो त्यामुळे आपल्या धुळे जिल्ह्यातील जो आदिवासी बांधव आहे त्यांच्या विविध पोटजाती पण आपल्याला बघायला भेटतात. तसेच नंदुरबार जिल्हा जो आदिवासी जिल्हा म्हणूनच घोषित केला गेलेला आहे आणि या आदिवासी जिल्ह्यामध्ये अनेक आदिवासी समाजाच्या उपजाती, पोटजाती राहत असतात आणि त्यांचे प्रत्येकाचे जी जीवनशैली आहे ती वेगवेगळ्या प्रकारची आहे ना. माझा विषय हा मी हिंदीत दिला होता मांडायला सर, कारण मी हिंदीची टीचर असल्यामुळे मला थोडंसं मराठी एकदम मध्ये मध्येच जमणार नाही, म्हणून मी माझा विषय हा हिंदीतच मांडणार आहे. सुरुवात फक्त मी मराठीत केली कारण मी मॅडमांना हिंदीत लिहून दिला होता. तो नंदुरबार जिले के अंतर्गत आदिवासी समाज के विविध समुदाय निवास करते हैं, जिसमें जो भिल्ल समाज है वह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हम धुलिया जिला में पावरा समाज है ना. अब जैसे मैंने पहले ही कहा कि नंदुरबार जिला के अंतर्गत विविध यानी आदिवासी भिल्ल समाज हो या आदिवासी समाज के विविध समुदाय वहाँ पर है, विविध जनजातियाँ हैं जिसमें पावरा है, मावची है, कोकना, धानका, आंबुड़े, मथवाड़, इस प्रकार के विविध जाति यानी पोट जाति जिसे हम कहते हैं यह नंदुरबार जिला के अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं. अब इनके जो रूढ़ी परंपराएं, जैसे मेरा विषय था कि सामाजिक जीवन, और उससे पहले हम आदिवासी, मैंने जो विषय लिया है कि आदिवासी भील समाज, इस भील समाज का एक छोटा सा परिचय हम यहाँ पर देखेंगे कि खानदेश के सतपुड़ा पहाड़ के में जो आदिवासी जनजातियां पाई जाती है उसमें भील समाज जो है, आदिवासी भील समाज, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है. सतपुड़ा एवं सह्याद्री पहाड़ों का वन्य प्रदेश तथा देहातों की भिलाटियां भीलों के निवास स्थान है जिनकी मुख्य बोली भीली है. अब इसका नामकरण जो है या फिर आदिवासी भील समाज का जो इतिहास है वो पौराणिक काल से आपको देखने को मिलता है. हम साहित्य के स्टूडेंट हैं, हमने कई बार कई जगह पर पढ़ा हुआ है और जिसके आधार पर हमें पता चलता है कि पौराणिक काल से लेकर प्राचीन काल तक कई किंवदंतियां हैं या फिर कई कथाएं हैं जो लिखित है, अलिखित है, मौखिक है,
और यह हमें सुनने को मिलती है और जिसके आधार पर फिर हम इस जाति का या भील समाज का एक परिचय हम यहाँ पर देखते हैं। अब शिव पुराण जो है, मैंने कहा ना कि पौराणिक काल की बात है, तो शिव पुराण जो है इसमें भीलों की उत्पत्ति शिव से बतलाई गई है। और फिर ऐसी कई उत्पत्तियां, जैसे मनुस्मृति में माना गया है कि ब्राह्मण पिता व शूद्र स्त्री के संपर्क में भीलों की उत्पत्ति मानी जाती है। अब यह सब हमें साहित्य में कहीं न कहीं देखने को मिलता है या लिखा गया है। महाभारत में अनेक जगह पर भीलों के प्रसंगों को उद्घाटित किया गया है। जैसे श्री कृष्ण की मृत्यु एक भील के तीर से लगकर होना, या फिर पाषाण युग में भीलों के अस्तित्व की कहानियां हमें मिलती है। तो इस प्रकार कई कहानियां आदिवासी भील समाज की हमें साहित्य में मिलती है। अब भील शब्द की उत्पत्ति एवं परिभाषा अगर हम देखें, यानी भील यानी क्या, तो जो आदिकाल से यहाँ पर बसे हुए हैं, जो मूल निवासी है, उन्हें आदिवासी कहा जाता है। और फिर आपको पता है कि महाभारत में भी आज एकलव्य, जैसे आज हम जागतिक आदिवासी दिन मना रहे हैं, तो उस समय हमने बड़े बड़े पोस्टर बनाए हैं जिस पर एकलव्य का भी चित्र वहाँ पर है ना। तो एकलव्य की कथा तो सबको पता है। द्रोणाचार्य उनके गुरु थे, यानी माने हुए गुरु थे, फिर भी उन्होंने उनका अंगूठा ले लिया था और गुरु दक्षिणा के रूप में उस महान या फिर भोले भाला समाज जो है, उस एकलव्य जिसका एक प्रतीक है, उसने अपना अंगूठा तुरंत काटकर द्रोणाचार्य को दे दिया था, है ना। फिर रामायण में भी इसका लेखा जोखा मिलता है आपको। जैसे शबरी भिल्लिन की कथा मिलती है कि जिसने अपने जूठे बेर जो है वो राम को खिलाए थे। तो इस प्रकार संस्कृत साहित्य में भी भिल्ल जनजाति का उल्लेख जो है वो आपको मिलता है कि आर्य समाज यहाँ आने से पहले जो लोग यहाँ पर रहते थे, जिन्हें दस्यु कहा जाता था, और इन दस्युओं का वर्णन अगर हम देखते हैं तो इन दस्युओं का वर्णन बिल्कुल हमें भिल्ल समाज से मिलता जुलता दिखाई देता है। यानी क्या कि आदिवासी जनजाति के अंतर्गत भील समाज जो है वह अपनी एक अलग संस्कृति, अपना अलग अस्तित्व लिए हुए है। सतपुड़ा के माथे से लेकर उसकी तलहटी तक आदिवासी भील समाज बिखरा हुआ है, या फिर यहाँ पर वह निवास स्थान करके रहता है। अब आदिवासी भील समाज की जो उपजातियां हैं उसके अंतर्गत वसावे, वड़वी, पाड़वी, नाइक, गावित आदि जो है, यह उपजातियां न होकर यह उनके कुल नाम है। इन कुल नामों के लोग आपको नंदुरबार जिला के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। अब स्वतंत्रता के पूर्व भील जहागीरदार जो छोटे छोटे राज्य करके रहते थे, उसमें फिर वड़वी, पाड़वी, वसावा ऐसे उनके गांव थे, और जिनके गांव थे उनके नामों से ही हम कुल नेम जो है, यानी कुल नाम जो है वह रखा गया है ना। ख्वाजा नाइक आपको पता है आज क्रांतिवीर है, उसके बाद ख्वाजा नाइक के बाद टंट्या भील है। तो ऐसे क्रांतिवीर है जिनके सरनेम जो है, यानी कुल नाम जो है वो इसी प्रकार है। आज भील समाज जो है वर्तमान युग में भी अपनी अस्मिता, अस्तित्व, इसे बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। यानी जिसे हम मूल समाज कहते हैं वही मूल निवासी है ना, आज बेचारा अपने अस्तित्व, अपनी पहचान दिखाने के लिए लड़ रहा है समाज से। और इसीलिए शायद उन्होंने यह जो 9 अगस्त का जागतिक आदिवासी दिन जो है इसका आयोजन किया गया, या फिर यह मनाया जाना चाहिए। परंतु क्या होता है, सिर्फ हम दिन मना लेते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। परंतु जिस समाज की एक अपनी अलग पहचान है, एक अपना अलग अस्तित्व है, ऐसा समाज जो हमारा मूल निवासी होने के बावजूद भी कहीं दूर रह रहा है, जो सभ्य समझने वाला समाज है, उसने उसे इतना पिछड़ा पिछड़ा कहकर पीछे कर दिया कि बेचारा चाहकर भी शायद हमारे साथ आ नहीं सकता, है ना। मेरा विषय क्या था कि भिल्ल समाज की सामाजिक स्थिति कल और आज, है ना। अब हम पढ़े लिखे हैं, जैसे मैं खुद एक आदिवासी हूँ,
परंतु हम पढ़ लिखने के कारण जब हम बाहर आते हैं, यानी शहरीकरण हो या फिर बाहर वैश्वीकरण के कारण, नौकरी के कारण, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो इन मूल निवासी की जो संस्कृति है उससे दूर होते जा रहे हैं, है ना। इनकी संस्कृति बहुत ही सुंदर है क्योंकि एक अलग अस्तित्व है, एक अलग अस्तित्व, एक अलग इतिहास है इस समाज के साथ। और फिर भी यह समाज आज बेचारा पिछड़ा कर पीछे रह चुका है ना। अब सामाजिक जीवन के बारे में कहें तो समाज में रहने का अधिकार या फिर हक हर एक किसी को है ना। हर जाति का हर अलग अलग समाज का एक समाज होता है जिसके अंतर्गत वह रहता है, फिर सुख हो दुख हो वो मिल जुल कर वहां पर बांटते हैं। तो इसी प्रकार आदिवासी भिल समाज की भी अपनी सामाजिक रूढ़ी परंपरा है जिसका पालन आज भी जो ग्रामीण भाग में रहता है ना, जो ग्रामीण भाग में जो आदिवासी भिल समाज रहता है उसका पालन वह आज भी करता है। परंतु फिर मैंने कहा ना कि जैसे आज की बात अगर हम कहते हैं तो नौकरी के कारण या ऐसे अन्य कारणों के कारण जो गांव छोड़कर बाहर आए हैं, फिर वो दूसरे समाज का देखा देखी करके, यानी परिवर्तन तो होना चाहिए, है ना। मनुष्य परिवर्तनशील है, अनुकरणशील है। हम दूसरे का देखा देखा करके ही जीते हैं या फिर आगे बढ़ते हैं या हमारे अंदर एक नया परिवर्तन लाते हैं। परंतु इसमें क्या हो गया कि इसकी अपनी जो मूल संस्कृति थी, यह संस्कृति लुप्त होते जा रही है। शायद आज भी अगर किसी आदिवासी छात्र को या फिर किसी व्यक्ति को ऐसी छोटी छोटी बातें जो होती है वो अगर पूछे जाए कि अरे तुम्हारे समाज में ऐसा होता है, कि तो हम सोचते हैं कि अरे होता है क्या, क्योंकि हमें पता ही नहीं ना, हमें किसने बताया नहीं, या फिर शायद हम उससे बहुत दूर आ चुके हैं। मैंने कहा ना पहले भी कि परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है, उसी से तो हम आगे बढ़ेंगे। परंतु बहुत सारी चीजें जो हमारी अपनी है उसे हमें त्यागना नहीं चाहिए। परंतु फिर वही कि समाज बदल रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। पढ़ लिखने के कारण आज हमारे बहुत सारे बच्चे आईएएस भी है ना। और बहुत सारे बच्चे जो है ऊंचे पद पर है, बहुत सारे व्यक्ति जो है ऐसी जगह पर है कि यानी नौकरी के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर जा रहे हैं। परंतु जब हम बाहर जाते तो हमारे बच्चों को हमारी रूढ़ी परंपरा का थोड़ा सा भी परिचय कर देना अत्यंत आवश्यक है, तभी तो हमें पता चलेगा। मैं अपनी बात कहती हूँ, मुझे लगता है हम 12वीं में थे, मेरे मम्मी पापा खुद नौकरी करने के कारण हम नवापुर में थे। और फिर कास्ट वेरिफिकेशन का आता है, सब प्राध्यापक हो आपको पता है, कास्ट वेरिफिकेशन किया जाता है। और हमारे समय, अभी क्या है मुझे पता नहीं, पर हमारे समय पर एक छोटा सा इंटरव्यू लिया जाता था। और तब हम नवापुर से नंदुरबार इंटरव्यू के लिए आए और मेरे साथ पापा थे, मेरे पापा भी टीचर है। और फिर सामने वाले जो अधिकारी थे वो एटलीस्ट आदिवासी थे, तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा था कि पांडुर माता यानी क्या, है ना। तो मैं तो पापा को देखती रह गई। अब पापा बचपन से उस गांव में थे इसलिए उन्होंने सारे जवाब दिए, पर मुझे पता नहीं था, है ना। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी घटनाएं हमारे साथ हुई है, जिसके कारण मैंने किताब भी लिखी है सर। अभी मेरी 2 महीने के बाद वो किताब आ जाएगी, मैंने नंदुरबार जिला के आदिवासी समाज पर ही लिखी हुई है कि हमारा एक कर्तव्य है कि हम उस समाज में जन्मे हुए हैं तो कुछ न कुछ थोड़े से देनेदार हम उस समाज के, क्योंकि हमारी अपनी संस्कृति बहुत अलग है ना। तो अब हम उनके समाज जीवन पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि उनकी जीवन पद्धति जो है, यानी उस जीवन पद्धति में हम देखेंगे कि आदिवासी भील समाज के जो मकान है ना, आज नहीं आपको इस प्रकार दिखाई देंगे, परंतु कल सागवान, तुअर की सूखी लकड़ियां, जंगल में जो आसानी से लकड़ी मिल जाती है उसके प्रयोग करके मकान बनाए जाते थे। और छत पर रखने का जो खपरेल होता है वह खपरेल घर पर ही बनाया जाता था। और यह बनाने के लिए कोई कारागिर को नहीं बुलाया जाता था, हमारे ही पड़ोसी
समाज के लोग या फिर भाई बंधु, उन्हीं को बुलाकर फिर एक साथ मिलजुल कर पारंपरिक मकान बनाए जाते हैं। और इनके घर में अगर हम देखेंगे तो बड़ी-बड़ी कोठियाँ रखी होती है ना? अब कोठी शब्द जल्दी समझ में आ जाएगा जिसमें अनाज रखते हैं, पर उसका आदिवासी शब्द जो है वह है बोदड़ी, है ना? जो एक मिट्टी से बनाई हुई होती है और जिसमें अनाज रखा जाता है। गोबर से उसे ऊपर से लीपा जाता है। तो इस प्रकार परंतु यानी पारंपरिक मकान है, परंतु आज अगर हम देखेंगे तो आपको ईंट पत्थरों से बने हुए मकान हर गांव में आपको दिखाई देंगे। बहुत कम ऐसे गांव होंगे, परंतु शायद आज भी होंगे ऐसे घर कि जो पारंपरिक रीति से बनाए जाते हैं। वेशभूषा अगर हम देखेंगे आदिवासी भील समाज की, तो इसमें जो है कि भील समाज के पुरुष जो होते हैं वो घुटनों तक धोती पहनते हैं और धोती के ऊपर शर्ट या फिर टोपरी पहनने की पद्धत दिखाई देती है। सिर पर पगड़ी या फिर फेटा बांधा जाता है। कई गांव में मैंने देखा है कि गांधी टोपी भी पहनी जाती है। नंदुरबार जिला के जो आदिवासी भील समाज की स्त्रियां होती है वे एक साड़ी के 2 टुकड़े करके पहनती है। एक टुकड़ा जो होता है वो कमर के नीचे बांधा जाता है, जिसे खोइटा कहा जाता है, खोइटा या फिर खोइटी, है ना? और पुरुष जो धोती पहनते हैं उसको खासड़ी कहा जाता है। यानी आदिवासी भील समाज की जो स्त्री है एक साड़ी के 2 टुकड़े करके एक कमर के नीचे पहनती है और एक सर पर रखती है। सर ढकने के लिए उसे पहना जाता है। छोटे बच्चे हाफ चड्डी हो, स्कर्ट हो, घाघरा हो वो पहनते हैं। परंतु आज की अगर परिस्थिति हम देखते हैं कि आज भी गांव में ऐसा ड्रेस पहना ही जाता है, परंतु उसके साथ साथ नए तरह के कपड़े भी पहने जाते हैं। अलंकार और गहनों की बात की तो आदिवासी समाज की स्त्रियां जो उनको गहने पहनना बहुत अच्छा लगता है और इनके हर गहने का नाम भी अलग अलग है ना? जैसे कान में जो पहना जाता है उसे बिजले या फिर झुमके कहा जाता है, जो कान का अलंकार होता है। नाक में पहनने वाली जो लौंग होती है उसे नाथना, फूली या फिर काटो कहा जाता है। गले में पहनने के अलंकार बहुत सारे हैं, जैसे चेन होती है चांदी की बनी जिसे हाकोल कहा जाता है या फिर आहाली भी कहा जाता है। एक बड़ा सा हार होता है जिसको चोहरा कहा जाता है। ज्यादा से ज्यादा चांदी से बने हुए जेवर आदिवासी स्त्रियां हमें पहनने को दिखती है। अब मंगलसूत्र जो है इसमें भी आपको परिवर्तन दिखाई देगा। आज हम सोने का गहना पहनते हैं, परंतु पहले जो था काले मणियों के साथ केशरी छोटे छोटे रंग के अलग अलग मोती जैसे मिलते थे या फिर पत्थर जैसे होते थे जिसको हुंदल कहा जाता है, परंतु आज यह देखने को मिलता नहीं है। यह हुंदल जो है वह काले मणियों के साथ पिरोकर मंगलसूत्र के रूप में उसे पहना जाता है। परंतु वर्तमान युग में आधुनिक पद्धति के कारण ऐसे बहुत सारे पारंपरिक गहने जो है वह जिनका नामो निशान ही मिट गया है, अब देखने को मिलेंगे ही नहीं। हाथ में पहनने के अलंकार होते हैं जिसमें चूड़ियों को फिर पाटली, बांगड़िया, कोड़े, चोखरे, वाड़ी, तोड़े आदि कहा जाता है। पाँव में जो अलंकार पहने जाते हैं, पाँव में भी बहुत अलग अलग प्रकार के अलंकार पहने जाते हैं जिसमें जिसके नाम है कोरने, वाड़े, जहरे, सारने। इस प्रकार के नाम यानी विविध नाम हर एक गहने को वहां पर दिया गया है। और जब भी कोई त्योहार होता है, जैसे होली का उत्सव आता है, सबसे महत्वपूर्ण आदिवासी समाज का यह त्योहार है, उसे खुशी खुशी से मनाया जाता है। और या फिर शादी ब्याह का मौका होता है तब ऐसे पारंपरिक पहराव पहने जाते हैं और उस समय फिर हमें पता चलता है कि अरे ये हमारे जेवर है। परंतु मैंने वही कहा ना कि आज जो है थोड़ा सा परिवर्तन हो गया। वर्तमान युग में आधुनिकता ज़्यादा जुड़ गई है और आधुनिकता के कारण शायद कई लोगों को शर्म आती है
या फिर यह मिलता भी नहीं है और जिस कारण पहने भी नहीं जाते हैं। अब जन्म संस्कार की एक विधि है, हर एक समाज में होती है, हर एक समाज की रूढ़ी परंपराएं अलग है ना। तो आदिवासी भील समाज की भी रूढ़ी जो है जन्म संस्कार की, वह थोड़ी बहुत अलग आपको दिखाई देती है कि बच्चे के जन्म से 5 दिन बाद, यानी बच्चा जैसे जन्मता है उसके 5 दिन के बाद यह विधि की जाती है, जिसे पेचरो कहा जाता है। आदिवासी भील समाज में पेचरो कहा जाता है। और एक बात सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इसमें बेटा बेटी का भेद नहीं है ना। बेटा बेटी का भेद न होने के कारण यहाँ पर स्त्री भ्रूण हत्या होती ही नहीं है। और विशेष यानी अगर आदिवासी भील समाज की बात कही जाए तो स्त्री प्रधान होने के कारण स्त्री जो है उस पर इतने अन्याय अत्याचार नहीं होते जो हम अन्य समाज में देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर बेटा बेटी भेद न होने के कारण मैंने कहा कि स्त्री भ्रूण हत्या का प्रश्न ही नहीं उठता है। जो भी है बच्चा वह स्व खुशी से यह सारे उसका स्वीकार करते हैं। और आज भी देखिए कई जगह पर नंदुरबार जिला हो या कहीं पर भी हो, आज भी जहाँ ग्रामीण भाग है वहाँ पर स्त्री की प्रसूति जो होती है वो घर पर ही की जाती है। अस्पताल नहीं लेकर जाते या फिर शायद सुविधा नहीं होगी, जिस कारण प्रसूति घर पर ही की जाती है। और वह जो स्त्री करती है उसका नाम होता है हुआ की, जिससे हुआ की कहा जाता है। फिर जन्म संस्कार के विधि के दिन सब लोग जो होते हैं उनके घर रिश्तेदार या फिर भाई बहन सबको घर पर बुलाया जाता है। और जो छोटा बच्चा होता है नवजात शिशु, उसको झूले में डालकर उसके ऊपर से बुहारी, सूप, दराती, है ना, मराठी में उसको हम कहेंगे विड़ा, जो लोहे का बना हुआ होता है वह, या फिर आपण जे धान्य निवडतो ते सुपडं, इस प्रकार परछावन यानी उसकी दृष्टि उतारी जाती, परछावन करने यानी दृष्टि उतारी जाती है कि यह भावना होती है कि उसको कहीं नजर न लगे। अब आदिवासी भील समाज जो एक ग्रामीण भाग में रहने वाला या फिर दुर्गम भाग में रहने वाला होने के कारण उसका पीछे रहने का कारण या फिर तरक्की में जो रोड़ा है वह है कि उसका अंधविश्वास, अधिक अंधविश्वासी होने के कारण कई बार यह आगे नहीं बढ़ पाया, है ना। अब हर समाज में है अंधविश्वास, ऐसा नहीं कि आदिवासी भील समाज में भी है, समाज में ही है, परंतु क्या है कि कई बातें अधिक अति होने के कारण फिर उस समाज की तरक्की बहुत, मैंने कहा नहीं, छोटी छोटी चीजें होती है जो हमें आगे आने नहीं देती, पर उस पर हम ध्यान नहीं देते। तो फिर यह उस दिन क्या होता है, जैसे जन्म संस्कार विधि के बारे में मैं बात कर रही थी कि गेहूं, चावल या उससे लापसी बनाई जाती है। और फिर जिसे घाटा कहते हैं वह बच्चे के नामकरण के दिन उसकी माँ को पिलाया जाता है। और जो दाई होती है उसको फिर पैसे, साड़ी, शराब की बोतल, मुर्गी, चावल, जैसे देने वाले की जैसी हैसियत होंगी उस प्रकार से उसे दिया जाता है। इस प्रकार इनके जन्म संस्कार की यह विधि है जिसे पेचरो कहा जाता है। अब विवाह प्रथा जो है, विवाह प्रथा कई प्रकार की है कि परिवार की सहमति से किया गया विवाह, जिसमें लड़का लड़की या फिर बड़े बुजुर्ग एक दूसरे को पसंद करते हैं और उनकी मर्जी से फिर विवाह होता है। आपको पता है कि दहेज न देने की प्रथा इस समाज में है। उल्टा हम देखते हैं कि आदिवासी भील समाज में लड़कियों को दहेज दिया जाता है। इसलिए मैंने कहा ना कि स्त्री प्रधान होने के कारण ऐसी जो घटनाएं हम दूसरे समाज में देखते हैं कि दहेज के कारण लड़की जलाई गई, दहेज के कारण उसको छोड़ दिया, या फिर दहेज न देने के कारण उस पर इतने अत्याचार हुए कि उसने खुदकुशी कर ली, ऐसी कोई भी घटना आपको आदिवासी भील समाज में नहीं दिखाई देगी। क्योंकि और इसीलिए कभी कभी लगता है कि इनकी सोच इतनी ब्रॉड है ना, इतनी आधुनिक है, फिर भी दूसरा समाज इसे पिछड़ा कहता है। यह सोचने की बात जरूर है ना, कि पिछड़ा किसे कहा जाए, जो सोच से पीछे है या फिर आधुनिकता का अंधानुकरण करके आगे बढ़ रहा है, उसे आप कह सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार जो विवाह की प्रथा है वो
सिंपल सी होती है, जिसमें एक स्क्रॉल है। चांदी की बनाई हुई चेन लड़की को दी जाती है, जिसे हाकोल कहा जाता है। और उस दिन फिर दहेज ठहराया जाता है कि ये लड़की को कितना देना चाहिए। अब क्या होता है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1000 के आसपास दहेज होता है, कोई लाख नहीं होता है। सिर्फ 1000 के आसपास दहेज रखा जाता है। और फिर खाना वाना जो होता है वो कौन किसको देगा। परंतु इसमें भी आज आपको परिवर्तन दिखाई देगा कि आज जो है पारंपरिक पद्धति से, क्योंकि इसकी एक नवीनता है। ऐसा विवाह शायद ही किसी दूसरे ने देखा होगा। परंतु जो आदिवासी समाज के वो जानते हैं कि आदिवासी भील समाज में कभी भी ब्राह्मण विवाह नहीं करता है ना। यानी ब्राह्मण जो होता है वह नहीं आता है विवाह कराने के लिए। घर के ही जो बड़े होते हैं, लड़का जो होता है, और मंडप में तो कभी भी नहीं होता है। घर में ही जो वधू होती है, दूल्हे के साथ उसकी जो भाभियां आदिवासी है, है जो- बाकी के लोग हैं, वो उसके साथ अंदर जाते हैं। और घर के अंदर ही उसको जो मंगलसूत्र होता है वो पहनाया जाता है, या फिर जो चांदी की चेन होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है, वो उसको पहनाई जाती है। बाहर विवाह नहीं होता है। परंतु आज हम देखते हैं परिवर्तन, मैंने पहले भी कहा कि आधुनिकता के कारण हो, या फिर हम दूसरे समाज का देखा देखी करके आज जो है, आज ब्राह्मण को बुलाकर विवाह किए जाते हैं। जो बड़े बड़े शहरों में रहते हैं उनके विवाह दूसरे समाज के जिस प्रकार होते हैं उसी प्रकार किए जाते हैं। यानी यह जो प्रथा है विवाह की, शायद आज वह ग्रामीण भाग तक ही सीमित रह चुकी है ना। दूसरा हट विवाह है। यह भी एक ऐसा विवाह है कि लड़की जो होती है वह अपने पसंदीदा लड़के के घर में जबरदस्ती से जाकर रहती है, उसकी मर्जी से। मैंने कहा ना, स्त्री प्रधान होने के कारण इस समाज में जो स्त्रियां होती है हमें स्वाभिमानी तो दिखाई देती है, परंतु डर नहीं होता, निडर होती है। इसीलिए जो लड़का उसे पसंद आए या जिसके घर में उसे रहना है वो जबरदस्ती से वहां पर रहती है, जिसे आवी बिठी कहा जाता है। हमारे आदिवासी नंदुरबार समाज में जो भाषा है, भीली भाषा में, उसे आवी बिठी कहा जाता है। यह हट विवाह है। हट यानी जबरदस्ती से वो वहां पर जाती है। तीसरा प्रकार है विवाह का हरण विवाह। यानी लड़का को कोई लड़के को अगर लड़की पसंद आती है तो वह जबरदस्ती से उसे अपने साथ उठाकर लेकर जाता है, जिसे हरण विवाह कहते हैं। यह क्या होता था, पहले अधिक होता था, मेले में हो या कहीं शादी ब्याह में हो। उस लड़के को अगर लड़की पसंद आई और उसने कहा, उसने इनकार कर दिया, तो उसको जबरदस्ती से वहां से लेकर जाते थे। फिर दूसरा है कि वधु को वर के घर पर लेकर जाकर विवाह करना। यह हर समाज में आपको थोड़े बहुत परिवर्तन से दिखाई देता है कि लड़की को लड़के के घर पर लेकर जाकर विवाह किया जाता है। फिर एक घर जमाई भी है कि लड़का लड़की के घर पर आकर ही रखता है। एक है विनिमय विवाह। यह नवीन शब्द है, विनिमय विवाह। यानी यह प्रथा आज भी आपको कहीं ना कहीं प्रचलित दिखाई देती है। इसमें भाई अपनी बेटी को भाई को लड़के को देता है और बहन अपनी बेटी को भाई के लड़के को देता है। देव मोगरा माता की कथा अगर आपने पढ़ी होगी तो वो इसी प्रकार है ना। राजा पांठा और विनया देव, यह देखेंगे तो इस प्रकार होते हैं। तो इस प्रकार इसे विनिमय विवाह कहा जाता है। फिर परस्पर सहमति से विवाह है जो है प्रेम विवाह, जिसे सह पलायन कहते हैं। यानी अपनी मर्जी से दूसरे लड़के के साथ चले जाना, है ना। या फिर अपने मर्जी से जो किया हुआ विवाह होता है उसे प्रेम विवाह यानी सह पलायन विवाह कहा जाता है। तो इस प्रकार जो सामाजिक स्थिति हम देखते हैं, है ना। अब हम समाज से जुड़े हुए, समाज से जुड़े होने के कारण हम उससे अलग तो नहीं हो सकते, और हमारा पूरा जीवन समाज से ही निगड़ित है। अब चाहे समाज आदिम हो या फिर आधुनिक, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, हर सदस्यों को के जीवन का दिशा निर्देशित करने का कार्य समाज करता है ना। अब आदिवासी भील समाज की अपनी संस्कृति है। इसी संस्कृति के आधार पर यह समाज ने अपने अपने नियम बनाए हुए हैं, और जिसके आधार पर अपनी रूढ़ी परंपरा के आधार पर यह जीवन जीते हुए आपको दिखाई देता है। अब देखा जाए तो आदिवासी भील समाज की जो संस्कृति है उसी के आधार पर पहले आदिवासी समाज जो है
वो जीवन पद्धति यापन करता था। परंतु आज हम देखते पढ़ लिखने के कारण No, ma'am, I can't हम able to थोड़े थोड़े come there. बाद यानी थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, परिवर्तन आते गया। परिवर्तन आने के कारण फिर क्या हो गया, I'm मनुष्य interested, बदलते but गया, है ना। आज मीडिया है, बहुत सारी if it ऐसी is चीजें, आधुनिक टेक्नोलॉजी है, beneficial और इन or टेक्नोलॉजी के कारण security, धीरे main धीरे purpose is security, परिवर्तन होने के then बाद I will invest. आदिवासी भील समाज में भी हमें कई परिवर्तन दिखाई देते हैं, है ना। उसके बोलने में, Okay, उसके ma'am, I रहने will check में it. हमें अभी धीरे धीरे परिवर्तन दिखाई देता है। अब परंपरा से चलते आए नियमों का पालन आज भी यह समाज जो है वह पूरा करता है, पूरी श्रद्धा से। हर धार्मिक विधि Yes, जो ma'am, I'm होती है listening, ma'am. उस विधि का पालन यह करते हमें दिखाई देता है। अब हम देखेंगे आदिवासी भील समाज की एक अलग पहराव, रहन सहन, खान पान, इसके आधार पर उसका अस्तित्व हमारे सामने आता है Okay, I है will ना। check it. अब इतना अलग अस्तित्व होने के कारण या इतनी Okay, ma'am. सारी बातें Send the इसके link. अंदर होने के कारण भी अगर हम Thank इसे you. पिछड़ा कहेंगे तो शायद हमारी सोच ही पिछड़ा है ना। मैं तो हमेशा कहती हूँ आदिवासी यानी क्या, आजाद दिल का वासी जो होता है वो होता है आदिवासी। बिल्कुल बेफिक्र होकर जीना, है ना। दिन भर खेत में काम करना, फिर घर पर आना, आराम से खाना पीना और सो जाना। इसके बाद बहुत बार यानी जैसे हम देखते हैं कि आज तो हर चीज में राजनीति घुस गई है, और जिसके कारण बेचारा यह भोला भाला समाज इसका फायदा उठाया जाता है ना। हम देखते हैं कि आज भी वैश्वीकरण, बाजारीकरण, उदारीकरण के इस युग में विकास की मुख्य धारा से वंचित यह समाज पिछड़ा एवं दयनीय अवस्था में जीवन जी रहा है। आज भी कई आदिवासी समाज ऐसे हैं जो मूलभूत सुविधा और अधिकारों से वंचित है और गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रहा है। वर्तमान समय में आदिवासी समाज अपने अस्तित्व और अस्मिता के संकट की लड़ाई लड़ रहा है। अधिकांश भारतीय जनता आज भी इस तथ्य से अनभिज्ञ है कि आदिवासी समाज की पहचान क्या है, मानव सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में उसका योगदान क्या है। परंतु देखा जाए तो प्रकृति का यह पुजारी भोला भाला समाज सामाजिक आर्थिक विकास की मुख्य धारा से दूर जीवन यापन करते हमें दिखाई दे रहा है। सदियों से हाशिए पर रहने वाला यह समाज आज अपने अस्तित्व के लिए लड़ते हुए दिखाई देता है। इसके पास अपनी भाषा है, अपनी संस्कृति, एक सांस्कृतिक विरासत, क्रांति चेतना और अपनी गौरवशाली परंपरा है। परंतु ऐसे समाज को हम कैसे क्या पिछड़ा कर संबोधित करते हैं, या फिर आदिवासी शब्द को उपहासात्मक रूप में कई बार प्रयोग किया जाता है। हम देखते हैं ना, थोड़ा भी कुछ हमारे अंदर गलत दिखाई दिया, कपड़े थोड़े बहुत ऐसे पहने गए तो हम कहते हैं कि आदिवासी के जैसे रह रहा है। यानी आदिवासी शब्द के उपहास के लिए ही है, सिर्फ हंसने के लिए ही है। जैसे कोई एक मनोरंजन का एक सीरियल आ रहा था, उसमें इसी प्रकार आदिवासी शब्द को लेकर या फिर आदिवासी समाज को लेकर अवहेलना की गई थी। वो जो सुपरस्टार, उसे सुपरस्टार तो नहीं कहेंगे, कॉमेडी स्टार है जो भारती है ना, उस पर फिर केस दाखिल किया गया था। यानी एक हंसने की चीज, आदिवासी जब शब्द कहते हैं तो वो हंसने की चीज नहीं है। अरे जिसकी अपनी एक अलग संस्कृति है, जिसका अपना एक अलग अस्तित्व है, ऐसे समाज को कैसे क्या हम पिछड़ा कर संबोधित कर सकते हैं, है ना। लास्ट के 2-3 लाइन कहकर मैं अपने व्याख्यान को विराम दूंगी। जिसकी अपनी अलग संस्कृति है, जो आदि से इस धरती पर वास करता है, आदिवासी समाज को उसके अपने हक अधिकारों के प्रति जागरूक करके उनकी प्रगति को एक नई दिशा देने के लिए हम सब ने प्रयत्नशील होना चाहिए। हमारा मूल निवासी हमारे साथ होना चाहिए, न कि कल जैसा था वह आज भी वैसी स्थिति में जीवन यापन करते हमें देखने को मिलेगा। हर शिक्षित वर्ग या फिर हर वह वर्ग जो अपने आप को मूल निवासी कहता है ना, ऐसे वर्ग ने प्रयत्नशील रहना चाहिए कि मेरे समाज को या फिर इस समाज की जन जागृति किस प्रकार की जाए, इसे कैसे बताया जाए कि
आप जो हो, आप पिछड़े नहीं हो, है ना? देखिए कई बार अब हम महाविद्यालय में पढ़ाते हैं, हमें पता है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छा बोलते हैं, है ना? परंतु उनके अंदर जो न्यूनगंडता है, उन्हें लगता है कि हमें हँसेंगे, हँसते हैं बच्चे, है ना? क्योंकि अरे इसकी भाषा कैसी है? हम जिस भूभाग में रहते हैं, उस भूभाग का असर हमारे बोलने में आ ही जाता है। अब हम तो ग्रामीण खानदेश में है ना? हम खानदेशी निवासी है। हमारी भाषा पर प्रभाव जो है, वो कहीं न कहीं इस पर का भी इसका इस भाषा का भी आता ही है। अब दूसरे लोग जो होते हैं, है ना? वो दूसरी भाषा बोलते हैं, तब तो नहीं लोग उन्हें हँसते हैं। फिर क्यों आदिवासी बच्चा जो होता है, आदिवासी छात्र जो होते हैं, वो डरते हैं कि लोग हमें हँसेंगे और इसकी वजह से न्यूनगंडता के कारण वो फिर बेचारा पीछे-पीछे रह जाता है। तो ऐसे बच्चों के लिए हमें ऐसी कई प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए कि जिससे ये आगे आए, है ना? मैं छिंदखेड़ा महाविद्यालय के प्राचार्य एवं उप प्राचार्य डॉक्टर डी ए पाटिल सर और जो संयोजक है डॉक्टर एस एस पाटोळे सर, प्राध्यापक एस के जाधव सर और डॉक्टर आशा कांबळे, आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने अपने इस महत्वपूर्ण दिन के उपलक्ष्य हेतु जो यह कार्यशाला रखी थी, उसमें अपने विचार रखने की मुझे जो अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ सर। और मैं अपना मनोगत यहीं पर उसको विराम देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मॅडम. या ठिकाणी प्राध्यापिका डॉक्टर भारती वळवी मॅडमांनी अतिशय मौलिक असं मार्गदर्शन केलं. सुरुवातीला ज्याप्रमाणे आपले प्राध्यापक जाधव सरांनी प्रस्तावनेमध्ये जी कविता सादर केली की तू मागे कसा राहिला, तर त्या मागे कसा राहिल्याचं उत्तर मॅडमांनी त्यांच्या व्याख्यानामध्ये दिलं आहे. त्या प्रश्नाचं उत्तर त्याच्यात मॅडम म्हटले आहेत, तर त्यांनी एक लव्याचा संदर्भ त्या ठिकाणी दिलेला आहे की तो मागे का राहिला. तर मागे राहण्याचं कारण हे सगळं आपल्या पौराण कथांमध्ये आणि प्राचीन इतिहासात आहे. तर मॅडमांनी अतिशय मौलिक असं मार्गदर्शन केलं. त्याच्यामध्ये मॅडमांनी अजून एका गोष्टीवरती प्रकाश टाकला की तो म्हणजे मूल निवासी. आता मूल निवासी हा शब्द आपल्याला सहसा कळत नाही, पण हा मूल निवासी शब्द त्याचा जर आपण विरुद्ध अर्थी शब्द पाहिला विदेशी, तर विदेशी शब्दावरून आपल्याला मूल निवासी कोण, तर हा शब्द कळत असतो. परत मॅडमांनी आदिवासी या शब्दाची अतिशय व्यापक अशी व्याख्या केली की जी आपण सगळ्यांनी लक्षात ठेवली पाहिजे. आदिवासी म्हणजे आजाद दिल का वासी. आदिवासी म्हणजे आजाद दिल का वासी, की जो व्यक्ती अगदी निसर्गपूजक आहे, जो समाज निसर्गपूजक आहे, जी संस्कृती 100% सायंटिफिक टेम्परामेंटने जगणारी संस्कृती आहे, तर त्या आजाद दिल का वासीचा या ठिकाणी मॅडमांनी अतिशय मौलिक मार्गदर्शन ह्या संस्कृतीचं, ह्या समाजाचं केलं. ह्या संस्कृतीच्या रक्षणासाठी, ह्या समाजाच्या रक्षणासाठी आपल्या भारतीय संविधानामध्ये सुद्धा कलम 342 नुसार एक स्वतंत्र अशी ओळख त्या ठिकाणी दिली गेलेली आहे, शेड्यूल ट्राईब. आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे काय तर आपल्या भारतीय संविधानामध्ये अनुसूची 5 आणि अनुसूची 6 मध्ये आपल्या आदिवासी संस्कृतीचं जतन करण्यासाठी, संरक्षण करण्यासाठी एवढे मोठे अधिकार बहाल केलेले आहेत की त्याचा संदर्भ युनोला घ्यावा लागला आणि युनोला त्या आपल्या कॉन्स्टिट्यूशनच्या आधारावरती नॅशनल इंडिजिनियस पीपल डे या ठिकाणी तो साजरा करावा लागला, घोषित करावा लागला. त्यानंतर आदिवासी समाजामध्ये या ठिकाणी की ही जी संस्कृती आहे ती इतकी महान संस्कृती आहे की त्याच्यामध्ये मुलगा मुलगी भेद असा पाळला जात नाही, ह्या गोष्टीचा परिचय करून दिला. त्याच्यामध्ये हुंडा पद्धत जी आहे ती हुंडा पद्धत ही मुलीला हुंडा दिला जातो, तर ही गोष्ट सुद्धा आम्हाला अनेकांना माहीत नव्हती मॅडम. तर या माध्यमातून सगळ्या विद्यार्थ्यांना आणि आमच्या सगळ्या यांना माहिती पडली, स्वयंसेवकांना, राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या स्वयंसेवकांना. परत ही स्त्रीप्रधान संस्कृती आहे, मातृसत्ताक संस्कृती आहे आणि ही संस्कृती ही अतिशय स्त्रीला दैवत मानणारी अशी संस्कृती आहे की ज्या संस्कृतीला छत्रपती शिवाजी महाराज सुद्धा मानत होते, ते सुद्धा त्यांच्या आईला दैवत हे मानत होते. तर अतिशय मौलिक असं मार्गदर्शन मॅडमांनी या ठिकाणी केलेलं आहे. तर मी विद्यार्थी विकास विभाग, राष्ट्रीय सेवा योजना विभाग आणि आमच्या महाविद्यालयाचे
प्राचार्य, उपप्राचार्य यांच्या वतीने मॅडमांचं खूप 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 आभार मानतो की मॅडमांनी आम्हाला अतिशय मौलिक असं मार्गदर्शन केलं, आम्हाला जागृत केलं. बऱ्याचशा गोष्टी आम्हाला आदिवासी संस्कृतीबद्दल माहीत नव्हत्या, तिच्या मॅडमांच्या प्रबोधनातून आम्हाला या ठिकाणी माहीत पडल्या. त्यानंतर ह्या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले आमच्या महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य आणि आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर बी ए पाटील सर यांना मी विनंती करतो की सरांनी आपल्या अध्यक्षीय मनोगत या ठिकाणी व्यक्त करावं. आवाज येतोय माझा? हो, येतोय सर. ओके. आजच्या आपल्या महाविद्यालयामध्ये ज्या वेबिनारचं आयोजन करण्यात आलं त्या वेबिनारच्या वक्त्या म्हणून आपल्याला जे आज लाभले ते डॉक्टर भारती वडवी, आपल्या महाविद्यालयाचे विद्यार्थी विकास विभाग प्रमुख प्राध्यापक एस के जाधव, राष्ट्रीय सेवा योजनेचे कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर एस एस पाटोळे, या वेबिनार मध्ये सहभागी झालेले मान्यवर आणि विद्यार्थी मित्रांनो, बरेचसे विद्यार्थी मला या आदिवासी कम्युनिटी मधून जॉईन झालेले दिसत आहेत. आमच्या या विद्यार्थी विकास विभागाचे प्रमुख आणि राष्ट्रीय सेवा योजनेचे कार्यक्रम अधिकारी यांनी प्रसंगावधान साधलेलं दिसतं. यामध्ये हा जो वेबिनार आहे, या वेबिनार मध्ये जागतिक आदिवासी दिवस किंवा दिन साजरा करण्याच्या दृष्टीने या वेबिनारचं आयोजन केलेले आणि याला वक्ता कोण असावं हे त्यांनी विचारपूर्वक आपल्या या वेबिनार मध्ये किंवा या जागतिक आदिवासी दिवस दिन साजरा करण्यामध्ये त्यांनी एक विचार केला आणि त्याच कम्युनिटी मधील असलेल्या आपल्या डॉक्टर भारती वडवी यांचं व्याख्यान ठेवलं. आणि या वेबिनारला जॉईन होणारे जे विद्यार्थी आहेत ते बहुतांशी आदिवासी विद्यार्थी आहेत. आणि मॅडम, तुमच्यासाठी एक माहिती आम्ही असं देऊ इच्छितो की आमच्या महाविद्यालयामध्ये 200च्या वरती विद्यार्थी हे आदिवासी कम्युनिटीचे असतात. आणि विशेष म्हणजे प्रत्येक विषयाला, प्रत्येक जोही पेशल असेल त्या विषयाला सिन्सिअरली पिरियड करण्याचं काम ते करत असतात. प्राध्यापक डॉक्टर भारती वडवी मॅडमने आदिवासी संस्कृतीचं दर्शन त्यांच्या व्याख्यानमधून आपल्या समोर प्रेझेंट केलेलं आहे. रूढी, परंपरा, उत्सव, सण, वेशभूषा, केसभूषा, बोली भाषा या सर्व प्रकारच्या आदिवासींच्या भागांवरती प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न त्यांनी केलेला आहे. परंतु व्याख्यानाचं आयोजन करणं, आपण जॉईन होणं, आपण ऐकणं, माहिती घेणं आणि स्वतः त्या या कम्युनिटीच्या मधल्या असलेल्यामुळे अगदी अभ्यासपूर्ण आणि सखोल अशा प्रकारची मांडणी हिंदी भाषेमध्ये का असेना, परंतु अगदी सखोल आणि अभ्यासपूर्ण अशा प्रकारची जी मांडणी केली ती मांडणी सुद्धा तुम्हाला चांगल्या प्रकारे समजली असेल. कारण तुम्ही सुद्धा त्याच कम्युनिटीचे, मॅक्झिमम विद्यार्थी हे त्याच कम्युनिटीचे असल्यामुळे बहुतांशी तुम्हाला हे व्याख्यान चांगल्या प्रकारे पचनी पडलं असेल असं मी समजतो. 192 देशांमिळून बनलेलं संयुक्त राष्ट्र यांनी या महासभेत 1993 मध्ये किंवा 1993 हे जागतिक आदिवासी वर्ष साजरं करण्याचं ठरवलं आणि 1994 पासून 9 ऑगस्ट हा दिवस जागतिक आदिवासी दिवस म्हणून साजरा करावं अशी घोषणा या संयुक्त राष्ट्राच्या महासभेत झाली. अमेरिका असो, फ्रान्स असो, इंग्लंड असो, रशिया असो, इवन भारत आणि इतर मागासलेल्या कंट्रीज मध्ये, म्हणजे ऍडव्हान्स कंट्री असो का नॉन ऍडव्हान्स कंट्री असो, या सर्व देशांमध्ये हा दिवस आदिवासी
जागतिक आदिवासी दिवस म्हणून साजरा केला जातो. मी आदिवासींच्या रूढी परंपरा काय जे असेल त्यावरती मी प्रकाश टाकणार नाही, कारण मॅडमने एवढं सखोल आणि अभ्यासपूर्ण अशा प्रकारचे व्याख्यान दिलेलं आहे की आपल्याला आदिवासी समाज कसा आहे हे आपल्याला दिसतं. आपल्याला त्यांची ओळख एकच आहे की पर्वतांच्या रांगांमध्ये दऱ्याखोऱ्यांमध्ये राहणारा हा समाज, मुख्य प्रवाहापासून दूर असलेला हा समाज, अशी त्याची ओळख आहे. परंतु भारतामध्ये राज्यघटनेमध्ये भारताची राज्यघटना ही 12 भाग आणि 395 अनुच्छेद 112 त्यामध्ये अशा प्रकारच्या या भागामध्ये ही राज्यघटना, त्यामध्ये बहुतांशी हक्क आणि रक्षण यावरती असलेल्या ज्या कलमा आहेत किंवा अधिकार आहेत ते या अनुच्छेद मध्ये दिलेले आहेत. आणि म्हणून आदिवासी लोकांना किंवा त्यांचा हक्क आणि रक्षण यासाठी विशेष तरतूद आहे राज्यघटनेमध्ये. राजकीय क्षेत्रात, शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये आपण त्यांना आरक्षण दिलेलं आहे, देशाने आरक्षण दिले, ज्यामध्ये कितीतरी लोक लोकसभे आणि राज्य विधानसभेवरती गेलेले आहेत. परंतु तरी देखील आदिवासी समाज पाहिजे त्या पद्धतीने मुख्य प्रवाहाला आलेला नाही. त्यांच्यामध्ये असलेला न्यूनगंड, त्यांच्यामध्ये असलेला शिक्षणाचा अभाव, बऱ्याचशा गोष्टी आहेत. पूर्ण समाज असून तो सुशिक्षित झालेला नाहीये. पूर्ण समाज आज मुख्य प्रवाहापासून दूर आहे आणि म्हणून त्यांना मुख्य प्रवाहात जेव्हा आणलं जाईल तेव्हा खऱ्या अर्थाने आपण जागतिक आदिवासी दिवस साजरा करू आणि त्याचं महत्व आपल्याला कळेल. कार्यक्रम घेणं, व्याख्यान ठेवणं, आपण ते ऐकणं, तेवढ्यावर न थांबता आपण त्यांच्यामध्ये जनजागृती केली पाहिजे, त्यांच्यामध्ये प्रयत्न केले पाहिजे. संस्था असेल किंवा राज्य असेल, देश असेल, यांनी सर्वोपरी प्रयत्न करून आदिवासी समाजाला जर मुख्य प्रवाहामध्ये आणलं तरच खऱ्या अर्थाने आजच्या या वेबिनारचं त्या ठिकाणी सार्थक होईल. आणि मी त्यावेळेस असं म्हणेल की आपल्या आजच्या या कार्यक्रमाचा जो उद्देश होता तो साध्य झालेला आहे. एवढं मी या ठिकाणी आपणास सांगू इच्छितो आणि इथेच मी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. ओव्हर टू संदीप पाटोळे. थँक्यू सर. आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष प्राध्यापक डॉक्टर बी ए पाटील सर यांनी आपल्या अध्यक्षीय मनोगतामध्ये आदिवासी संस्कृतीच्या विविध पैलूंवर आणि संविधानामध्ये असणाऱ्या ज्या विविध तरतुदी आहेत त्यांच्यावरती प्रकाश टाकला. तर आजच्या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले वक्त्या प्राध्यापिका डॉक्टर भारती वळवी मॅडम यांनी जे आमचं प्रबोधन केलं आणि आमच्या विद्यार्थ्यांचंही प्रबोधन केलं त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो. तसेच या ठिकाणी उपस्थित असलेले विद्यार्थी कल्याण अधिकारी प्राध्यापक एस के जाधव सर, तसेच राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या एक महिला कार्यक्रम अधिकारी प्राध्यापिका डॉक्टर आशा कांबळे मॅडम व एन एस एस सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी प्राध्यापक डॉक्टर वाई आयरराव सर हे सुद्धा ह्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिलेले आहेत. त्याचप्रमाणे एन एस एसचे जे स्वयंसेवक विद्यार्थी आहेत ते देखील ह्या लॉकडाऊनच्या पिरियडमध्ये एवढं वर्स्ट सिच्युएशनमध्ये असताना देखील बऱ्याचशा विद्यार्थ्यांनी या ठिकाणी उपस्थिती ही दर्शवलेली आहे. तर मी या सगळ्यांचे आणि आजच्या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षांचेही त्या ठिकाणी मी खूप खूप आभार मानतो आणि अध्यक्षांच्या परवानगीने हा कार्यक्रम संपला असे मी या ठिकाणी जाहीर करतो. सर मी फीडबॅक लिंक टाकलेली आहे. आठवडे सर फीडबॅक लिंक टाकली चॅटबॉक्समध्ये. सर्वांना एक विनंती आहे की चॅटबॉक्समध्ये सरांनी फीडबॅक लिंक टाकलेली आहे. ती फीडबॅक लिंक तुम्ही त्या ठिकाणी भरायची आहे. तर फीडबॅक लिंक सबमिट केल्याबरोबर तुम्हाला त्या ठिकाणी सहभाग प्रमाणपत्र हे देण्यात येईल.
तर सर्वांनी जे जे उपस्थित आहेत त्यांनी सर्वांनी त्या ठिकाणी फीडबॅक लिंक भरायची आहे. त्यानंतर मग आपली मीटिंग क्लोज होईल. चलो.